क्या आपके मादा तौलीद में पस सेल आ रहे हैं? पस सेल किस तरह इनफर्टिलिटी की वजह बनते हैं? क्या हर वक्त इस मसले का इलाज ज़रूरी है? सीमन में पस सेल आने की क्या वजूहात हैं? जानिए इन सवालात के जवाब और बहुत कुछ आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर अहमद रजा भट्टी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पायोस्पर्मिया यानी सीमन में पस सेल का आना। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सीमन एनालिसिस। तो ये वीडियो उस सिलसिले की अगली कड़ी है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अक्सर ओपीडी में हमारे पास इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है। इतनी बड़ी फाइल लेकर जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं और एक ही मसला पस सेल, कभी 5 से 10, कभी 10 से 15, कभी 15 से 20 और डिफरेंट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन जिसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन ली हुई और यही स्टोरी रिपीट होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पायोस्पर्मिया क्या है। अगर आपके सीमन एनालिसिस में 1 ml के अंदर 1 मिलियन पस सेल आ रहे हैं, इसे हम पायोस्पर्मिया कहते हैं। तो क्या हर पायोस्पर्मिया या पस इन सीमन को इलाज जरूरी है? तो वैसे तो ये बेसिक एग्जामिनेशन टेस्ट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही ज़्यादा है क्योंकि बाद का इनमेच्योर स्पर्म सेल यानी कि जो अभी मुकम्मल मैच्योर नहीं हुए वो भी पस सेल की तरह ही या उसके लगभग वैसे ही दिखते हैं, गोल अंडानुमा सेल। तो बाद का जो दूसरे दिखने वाला है माइक्रोस्कोप की मदद से उसको पस सेल लेबल कर देता है और मरीज धड़ाधड़ दवाइयाँ शुरू। इसलिए इस टेस्ट की अहमियत बहुत अहम है और उसके लिए स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग की जाती है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है ये पस सेल है या इनमेच्योर स्पर्म सेल है, जो कि आम लैब परफॉर्म नहीं करती। तो अगली बात की जाती है कि पस सेल किस तरह इनफर्टिलिटी की वजह बनता है। तो व्हाइट ब्लड सेल रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज पैदा करते हैं जो कि स्पर्म की डीएनए को डैमेज करते हैं। और दूसरी तरह और दूसरा ये पस सेल नॉर्मल स्पर्म के साथ जुड़कर उसकी हरकत को मुतासर करते हैं और वो जेनिटल ट्रैक के अंदर प्रॉपर ट्रैवलिंग नहीं हो पाती और वो अंडे तक पहुंचने में दुश्वारी होती है, तो फर्टिलिटी नहीं हो पाती। अब बढ़ते हैं इस बात की जाने कि पस सेल आने की वजूहात क्या है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर मेल जेनिटल ट्रैक के अंदर कहीं भी इंफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये पस सेल आने की वजह बन सकता है। और स्पेशली मेल एक्सेसरी ग्लैंड यानी प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल या इजैकुलेटरी डक्ट, इनके इन्फेक्शन पस सेल आने की वजह बनते हैं। या इनमें अगर किसी मेल को इन्फेक्शन हुआ तो उसने जो एंटीबायोटिक का कोर्स था वो पूरा नहीं किया और 3 से 4 दिन के बाद उसकी बर्निंग सेंसेशन खत्म हो गई, तो उसने अद्वियात का इस्तेमाल तर्क कर दिया, जबकि जरासीम मौजूद हैं और वो इन ऑर्गन्स में जाकर छुप जाते हैं और पनपने लगते हैं और इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ ब्लड प्रोस्टेट बैरियर होता है जिसको आम एंटीबायोटिक क्रॉस नहीं कर पाती या क्रॉस करने के लिए एक लंबा ड्यूरेशन चाहिए। अमूमन 4 से 6 हफ्ते तक एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, लेकिन हर केस में नहीं। अगर आपके सीमन में पस सेल आ रहे हैं 5 से 6 और सीमन के बाकी पैरामीटर बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत ना है। लेकिन ये फैसला करना कि आपको दवाई की जरूरत है या आपका सब कुछ नॉर्मल है, एक मुस्लिम यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स इनफर्टिलिटी का मसले का शिकार है और उसके सीमन में ये प्रॉब्लम आ रहा है,
اسے فوراً کسی مختلف یورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہماری آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا ہمیں فزیکلی وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کافی شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔